तो मेरे कलेजा लोग, आप सभी लोग कैसे हो? आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी। यहाँ पर हम अर्थशास्त्र की बात करेंगे। जैसा कि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, सर अर्थशास्त्र का भी कुछ कराइए, इसमें कुछ और मॉडल पेपर दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपके लिए और भी मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे आप कॉपी के बारे में नहीं बताएं, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा समय लॉस होगा। तो कॉपी के बारे में नहीं बताएंगे, और आपको एकदम चलते हैं अच्छी तरीके से पढ़ाने का हम प्रयास करते हैं। आपको हम उन चीज़ों को बताएंगे जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आने वाली हैं, ठीक। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए आपके लिए क्या है। पहला प्रश्न, सेट नंबर 329 बीजी, ठीक है ना। प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न आपके लिए होगा। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के जो सही उत्तर है ना, अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया, ऐसी कौन सी क्रिया है जो आर्थिक क्रिया है? उपभोग, उत्पादन या विनिमय, या इनमें से सभी? तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, जो उपभोग करते हैं ना, उपभोग करते हैं और उत्पादन करते हैं और विनिमय करते हैं, तो सारी क्रियाएं क्या हैं? एक आर्थिक क्रियाएं हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। लगा लीजिएगा 100, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? अगला क्वेश्चन आपके लिए है मेरे प्यारे साथी, क्या है कि सामान्य वस्तुओं की स्थिति में, किसमें? ध्यान दीजिएगा, सामान्य वस्तुओं की स्थिति में क्या कह रहा है? सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र प्रदर्शित करता है। तो सामान्य वस्तुओं की स्थिति में जो मांग वक्र है, क्या प्रदर्शित करता है? आपको बताना है। धनात्मक ढाल, ऋणात्मक ढाल, शून्य ढाल, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? धनात्मक ढाल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? धनात्मक ढाल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उदासीन वक्र विश्लेषण किसने प्रतिपादित किया? जो उदासीन वक्र विश्लेषण था, किसने प्रतिपादित किया? मार्शल ने, पीगू ने, हिक्स ने, या रॉबिन्स ने? आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिक्स ने किया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी, और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन होते हैं? वर्तमान युग में वर्तमान युग में उत्पादन कितने साधन है मेरे प्यारे दोस्त? 5 साधन है, ठीक है ना। ये आप लिख दीजिएगा। निम्न में से कौन स्थिर लागत को व्यक्त करता है? ऐसा कौन सा है जो स्थिर लागत को व्यक्त करता है? विद्युत बल, कच्चे माल पर खर्च, या मजदूरी, या पूंजी, स्थिर पूंजी पर ब्याज? आंसर क्या हो जाएगा? स्थिर पूंजी पर ब्याज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करेंगे। आयकर कौन लगाता है? जो आयकर है वह कौन लगाता है? तो आयकर कौन लगाता है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें, या इनमें से सभी? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? केंद्र सरकार आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु बैंक दर, मुद्रास्फीति को स्फीति को नियंत्रित करने हेतु बैंक दर क्या होगी? बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है, स्थिर रखी जाती है, या शून्य की जाती है? आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ाई जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? यदि एमपीएस बराबर क्या है? 0.4, तो एमपीसी क्या होगी? 40%, 50%, 60%, या 70%? क्या हो जाएगा? 60% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है मेरे प्यारे दोस्त, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? आंसर क्या हो जाएगा आपका? नई दिल्ली आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या है, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। कौन है? निर्मला सीतारमन जी, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे आगे देखिए। निर्मला सीतारामन है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है? ये आपको बताना है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों को अध्ययन है, बाजारों का अध्ययन है, जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला अथवा निर्णयकर्ता भी व्यक्ति होते हैं, जो अपने लाभों को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं और उनके व्यक्तिगत संतुष्टि अथवा कल्याण स्तर पर बड़ी कंपनी भी क्या, बड़ी कंपनी भी बड़ी कंपनी भी इस अर्थ में सूक्ष्म ही है
कि उसे अपने शेयर धारकों के हितों में कार्य करना पड़ता है, जो कि संपूर्ण देश के हित के लिए नहीं होता है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। आगे, मांग से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। मांग से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु की मात्रा, किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों, रुचियों एवं अन्य अधिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है, को वस्तु की मांग कहते हैं। ठीक है ना, पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, ये आपको बताना है। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, जब दो वस्तुएं एक दूसरे की मांग को पूरा करती हैं, जब दो वस्तुएं एक दूसरे की मांग को पूरा करती हैं तो उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। इन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है, अर्थात दोनों वस्तुएं एक साथ मिलकर उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि करती हैं। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन फलन क्या है आपको बताना है। तो किसी फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। ठीक है ना, अगला, पूर्ण रोजगार से आप क्या समझते हैं। तो रोजगार वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत लोग दूसरों के लिए काम करते हैं तथा प्रतिफलस्वरूप पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, पूर्ण रोजगार की बात करेंगे। पूर्ण रोजगार क्या होता है, तो पूर्ण रोजगार से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें उन सभी लोगों को काम मिल जाता है जो काम करने के योग्य हैं। ठीक, और क्या है, तथा काम करने के लिए तैयार हैं। यह वह स्थिति है जब एक ही दी हुई मजदूर के अनुरूप श्रम बल के लिए मांग बराबर श्रम की पूर्ति तथा श्रम बाजार में संतुलन होता है। ठीक है ना, अगला ध्यान दीजिएगा, मुद्रा क्या होती है। मुद्रा आपको बतानी है। मुद्रा जो आपका पैसा होता है वो क्या होता है, आपको सभी लोगों को बताना है कि मुद्रा क्या होती है। तो मुद्रा क्या है, मुद्रा वह मध्यवर्ती वस्तु है। मुद्रा क्या है, वह मध्यवर्ती वस्तु है जो लेन देन को सरल बनाती है और जो दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार्य होती है। क्या होती है, जो दोनों पक्षों द्वारा क्या होती है, स्वीकार्य होती है। और ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति अपनी उत्पादित वस्तु को मुद्रा के बदले बेचकर इसका उपयोग अपनी जरूरत की वस्तु खरीदने में कर सकता है। ठीक है ना, अगला, सरकारी सरकारी बजट में क्या अभिप्राय है। सरकारी बजट से आपका क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। तो सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का विवरण है। एक बजट भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय और व्यय का एक औपचारिक विवरण है। ठीक है ना, अनैच्छिक बेरोजगारी से आपका क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। तो अनैच्छिक बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिनमें कुछ लोग प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं परंतु उन्हें काम नहीं मिलता है। यह वह स्थिति है जब समग्र मांग विद्यमान उत्पादन क्षमता का पूर्ण प्रयोग करने में सक्षम नहीं होता है। तदनुसार नियोजन उत्पादन संभावित उत्पादन से कम होता है। अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता होती है तथा कुछ लोग बेरोजगार रहने के लिए बाध्य होते हैं। नियोजित उत्पादन की कमी के कारण लोगों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाता है। ठीक, अगला ध्यान दीजिएगा, क्या है कि मांग की प्रमुख निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए आप। तो किसी वस्तु की मांग के तीन निर्धारक इस प्रकार हैं। वस्तु की कीमत Px बराबर, जब वस्तु यक्स की कीमत बढ़ती है तब मांग गई मात्रा घटती है एवं इसके विपरीत भी। उपभोक्ता की आय, ध्यान दीजिएगा, क्या उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय के बढ़ने के सामान्य वस्तु की मांग बढ़ती है एवं इसके विपरीत भी। ठीक है ना, इसके विपरीत भी घटती भी है। संभावित कीमत की बात करेंगे, वस्तु की संभावित कीमत के बढ़ने से उसकी वर्तमान मांग में वृद्धि होती है एवं इसके विपरीत भी। ठीक है ना, अगला ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वस्तु निम्न समंको से सिद्धांत सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन ज्ञात कीजिए। श्रम की इकाइयां 1 2 3, कुल उत्पादन 20 36 48। ठीक है ना, तो श्रम की इकाइयां, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 20 20 और 1 20 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 36 36 बटे 2 18। ठीक है ना, 3 48 48 बटे 3 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर सीमांत उत्पाद की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो 36 माइनस 20 बटे 2 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12
क्या मिलेगा 12, 48 माइनस 36 बटे 3 - 2 यानी कि आपका हो जाएगा 12, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश आपको डालना है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की उस स्थिति को कहते हैं, किस स्थिति को, जिसमें बाजार में क्रेता तथा विक्रेता बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। कोई एक क्रेता या विक्रेता व्यक्तिगत रूप से बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। फर्मों में प्रवेश व बाहर जाने पर कोई प्रतिबंध, ध्यान दीजिएगा, कोई प्रतिबंध नहीं होता तथा बाजार में सभी जगह वस्तु का एक ही मूल्य होता है। ठीक। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं की बात करेंगे तो बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है, अर्थात एक फर्म के उत्पाद तक किसी फर्म के उत्पाद में भेद नहीं किया जा सकता। फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है, जानकारी पूर्ण होती है, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्यों पर प्रकाश आपको डालना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्य, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नोट जारी करना, तो वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट छापने का एकाधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही प्राप्त होता है और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट सारे देश में असीमित विधि के रूप में घोषित होते हैं। अब केंद्रीय बैंक में अपने कार्यों को मुख्यतः दो भागों में बांट रखा है। ठीक। तो बैंकिंग विभाग था निर्गमन विभाग, निर्गमन विभाग का कार्य नोट जारी करना है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सरकार का बैंक, आपका सरकार का बैंक क्या होता है ये आप लिख लीजिएगा। केंद्रीय बैंक जैसे भारत का रिजर्व बैंक सरकार के बैंकर, एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाताओं के रूप में कार्य करता है। सरकारी बैंकर के रूप में यह सरकारी विभागों के खाते रखता है तथा सरकारी कोषों की व्यवस्था करता है। यह सरकार के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सरकार को ऋण दिया जाता है। यह बिना ब्याज के तथा दीर्घकालिक होकर आपातकाल होता है, ठीक है ना। अगला ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय बैंक जैसे भारत का रिजर्व बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक का अन्य बैंकों के साथ लगभग वही संबंध होता है जो एक साधारण बैंक का अपने ग्राहक के साथ होता है। ठीक। और केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के नगद कोष का कुछ भाग अपने पास जमा के रूप में रखता है ताकि ग्राहकों की मांग होने पर वह उसके धन का अदायगी कर सके, ठीक है ना। अंतिम ऋणदाता की बात करेंगे। अंतिम ऋणदाता आपके लिए क्या हो जाएगा, देश के अन्य बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि जब किसी व्यावसायिक बैंक को कहीं से भी ऋण प्राप्त नहीं होता तो जब वह केंद्रीय बैंक से ऋण की मांग करता है और केंद्रीय बैंक उचित प्रतिभूतियों के आधार पर उसे ऋण दे देता है, ठीक है ना। आंकड़े इकट्ठा करना, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय बैंक जैसे भारत का रिजर्व बैंक आर्थिक सूचनाओं एवं आंकड़ों को इकट्ठा करता है और उन्हें समय समय पर प्रकाशित करता है। केंद्रीय बैंक देश में बैंकिंग, मुद्रा तथा विदेशी विनिमय संबंधी जो आंकड़े प्रकाशित करता है, ठीक है ना। अन्य कार्य की बात करेंगे तो कृषि वित्त में भी आपका यहाँ कार्य होता है, आप देख लीजिएगा, ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन में भी इसका कार्य होता है, मुद्रा तथा बिल बाजार में। और मुद्रा के प्रमुख अवयवों को आपको समझाना है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको भी आपको पूरा कर लेना है, ठीक है ना। इसको आपको पूरा कर लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्यक्ष कर का अर्थ लिखिए, उसके प्रमुख लाभों पर प्रकाश डालना है आपको, ये आपको पूरा कर देना है, ठीक है ना। और इसको भी आपको पूरा कर देना है, ठीक है ना, इसको भी आपको पूरा लिख देना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन विस्तृत प्रश्न की बात करेंगे। विस्तृत प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, मांग की लोच क्या है, मांग की लोच क्या है और इसे मापने की प्रतिशत रीति को समझाना है आपको। तो आप पूरा कर देना है स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। और इसको भी आपको पूरा कर देना है स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, इसको भी आपको कर देना है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, और इसको भी आपको पूरा कर देना है, ठीक है ना। चलिए 26 नंबर की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, इसकी गणना की उत्पादक रीति को आपको समझाना है, ये आपको स्क्रीनशॉट पूरा कर देना है, ठीक है ना। और इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर देना है, ठीक, इसको भी आपको पूरा लिख लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, आराम से पढ़िए बैठकर, ठीक है ना, क्योंकि आपका पेपर है तो आप थोड़ा ध्यान से, थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे तो आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से आपको समझाना है, ये आपको पूरा लिख लेना है, ठीक। और ये आपको पूरा लिख लेना है, ठीक है ना इसमें। और इसमें कुछ नहीं करना है आपको, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा,
ठीक है ना। और ये आपका चित्र भी है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको कर लेना है, इसको भी आपको पूरा कर लेना है, ठीक है ना, ठीक है ना। और इसको भी आपको पूरा क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है। तो ये आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर था मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद जय भारत।